फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। मैंने आप लोगों को समझाया था बेटे, दो टाइप्स की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम कर रही हैं। एक है स्पॉट मार्केट और एक है बेटे फॉरवर्ड मार्केट। एक है स्पॉट मार्केट और एक है फॉरवर्ड मार्केट। दो तरह की मार्केट्स काम करती हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनते रहेंगे मेरी बातों को। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं आपको एक डमी एग्जाम्पल से बातों को समझा रहा हूं, ध्यान से सुने बेटे। ये है रामलाल और ये है मोहनलाल। रामलाल गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है और मोहनलाल गुड्स इंपोर्ट कर रहा है। मान लो बेटे ये मोहनलाल यूएसए में है और रामलाल इंडिया में। इनके बीच में ये जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, बेटे मान लो ये 16 अगस्त 2020 को हो रहा है। हम एग्रीमेंट बोले या कॉन्ट्रैक्ट बोले बेटे, मान लो 16 अगस्त 2020 को $1 का रेट 60 रुपीज है। रामलाल और मोहनलाल ने इसी दिन पे जो रेट चल रहा है, जो 16 अगस्त 2020 को फॉरेन एक्सचेंज का रेट चल रहा है बेटे, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट में अभी प्रिवेल कर रहा है, मार्केट में जो प्रिवेल कर रहा है बेटे फॉरेन एक्सचेंज रेट $1 60 रुपीज का, बेटे रामलाल और मोहनलाल इसी रेट के ऊपर अपने इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं बेटे। वो सेम डे जो स्पॉट मार्केट में रेट चल रहा है बेटे, स्पॉट मार्केट में जो रेट चलता है उसको स्पॉट रेट कहा जाता है बेटे। जो सेम डे मार्केट में रेट चल रहा है बेटे, इसको स्पॉट रेट कहते हैं। तो सेम डे जो मार्केट में रेट चल रहा है, हमने उसी रेट के ऊपर ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर दिया बेटे। हमने 16 अगस्त को ही एग्रीमेंट किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेटे, आपस में हम लोगों ने, कि रामलाल एक्सपोर्ट करेगा गुड्स और मोहनलाल उसको इंपोर्ट करेगा। और जो रेट डिसाइड हुआ बेटे, वो वही रेट डिसाइड हुआ जो मार्केट में सेम डे में चल रहा है। तो सेम डे पर जो रेट डिसाइड होता है बेटे, उसको स्पॉट रेट कहा जाता है और इसको स्पॉट मार्केट कहा जाता है। तो बेटे इस तरह की ट्रांजैक्शन को स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन को स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। मैं बेटे इसको लिखवा भी देता हूं। द मार्केट which handles only spot or current transactions of foreign exchange are termed as spot market,
और करंट मार्केट आर टर्म्ड एज स्पॉट मार्केट और करंट मार्केट। बेटे लास्ट क्लास में मैंने आपको यही एग्जांपल फॉरवर्ड मार्केट में दिया था। मैंने आपको ये कहा था, ध्यान से सुनो, कि रामलाल इंडिया में है, मोहनलाल यूएसए में है। 14 अगस्त 2020 को इनके बीच में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बेटे, कि रामलाल इंडिया से इंपोर्ट करेगा मशीन और यूएसए से मोहनलाल उसको मशीन एक्सपोर्ट करेगा। ट्रांजैक्शन हो रही है बेटे 14 अगस्त 2020 को। ट्रांजैक्शन जो की गई है, जो एसेट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की गई है बेटे, जो एग्रीमेंट बनाया गया है वो बनाया गया है 14 अगस्त 2020 को। लेकिन बेटे दोनों ये डिसाइड करते हैं म्यूचुअली कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट इस ट्रांजैक्शन के लिए डिटरमाइन करेंगे ना, वो वाला रेट डिटरमाइन करेंगे जो बेटे 22 अगस्त 2020 को होगा। जो 22 अगस्त 2020 को होगा, मतलब 14 अगस्त को फ्यूचर की डेट डिसाइड कर ली कि बेटे हम लोग 22 अगस्त को जो रेट होगा हम उसके ऊपर ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर देंगे। यानी सर 22 अगस्त तक जो मार्केट में रेट पे फ्लक्चुएशन आएगी बेटे, वही ये लोग मार्केट में स्पेकुलेशन के लिए आए। मार्केट में ये लोग कर ही स्पेकुलेशन रहे। स्कूल में पता लगेगा बेटे। 22 अगस्त 2020 को जो रेट होगा वो ये लोगों अपने एग्रीमेंट के ऊपर अप्लाई करा देंगे। ये म्यूचुअली इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था बेटे। अब देखो 14 अगस्त के बाद 22 अगस्त के रेट को ये लोग डिटरमाइन करेंगे। 22 अगस्त पे जो रेट होगा उस रेट के ऊपर बेटे ये अपनी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब आप खुद ध्यान से सोचो बेटे कि ये वो रेट है जो एक हफ्ते के बाद होने वाला है, आफ्टर 1 वीक ये रेट होने वाला है। मुझे भी नहीं पता है रेट क्या होगा, किसी को नहीं पता होता, डिपेंड करता है मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई आपस में कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बेटे क्या रेट डिसाइड होगा ये किसी को नहीं पता। दोनों स्पेकुलेशन पर्पस के लिए फॉरवर्ड मार्केट में आए। और बेटे फॉरवर्ड मार्केट में जो रेट चलता है ना उसको फॉरवर्ड रेट कहा जाता है। फॉरवर्ड मार्केट के अंदर जो रेट चलता है उसको फॉरवर्ड रेट कहा जाता है बेटे। जो मार्केट में रेट प्रिवेल हो रहा होता है उसको फॉरवर्ड रेट कहा जाता है। मान लो बेटे, आप ध्यान से सुनो, अभी $1 60 रुपए का है। $1 60 रुपए का है। मान लो बेटे 22 अगस्त को डॉलर का रेट 70 रुपीज का हो गया। डॉलर का रेट 70 रुपीज का हो गया बेटे। हमें मशीन को इंपोर्ट करना था इंडिया में, रामलाल को मशीन को इंपोर्ट करना था, यानी इसको पैसे पे करने थे। तो बेटे पहले तो रामलाल देता 60 रुपए, अब उसको $1 के लिए देना पड़ रहा है बेटे 70 रुपीज, क्योंकि रेट महंगा हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर बेटे रामलाल को लॉस हो गया और इस कंडीशन के अंदर मोहनलाल को प्रॉफिट हो गया बेटे। पहले उसको मिलते 60, अब उसको $1 के बदले मिल रहे हैं बेटे 70। यानी बेटे यहां पे मोहनलाल को प्रॉफिट हो गया। सर अगर डॉलर का रेट कम हो जाता तो, मान लो बेटे अगर डॉलर का रेट हो गया 55, तो रामलाल को बेटे प्रॉफिट हो गया इस कंडीशन में, क्योंकि रामलाल को अब कम पैसा पे करना पड़ेगा। रामलाल को बेटे प्रॉफिट हो गया और मोहनलाल को यहां पे लॉस हो गया। मान लो बेटे वो मशीन $1 की थी, आप ऐसे मान लो वो मशीन $1 की थी, तो अगर 14 अगस्त को ये ट्रांजैक्शन होती तो रामलाल को 60 रुपीज पे करने पड़ते। अब ये 22 अगस्त को ट्रांजैक्शन बेटे परफॉर्म हो रही है, उस दिन $1 का रेट 55 है, यानी रामलाल को 55 पे करने पड़ेंगे। तो देखो बेटे 60 की जगह रामलाल को 55 पे करने हैं, तो रामलाल को यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अगर बेटे 70 रुपीज हो जाता जो हमने पहले लिया था, देखो यहाँ रामलाल को लॉस हो रहा है, 60 रुपीज की जगह उसको 70 पे करना पड़ रहा है। तो बेटे दोनों में से किसी एक को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और वो स्पेकुलेशन पर्पस के लिए ही इस मार्केट में आते हैं। तो बेटे फॉरवर्ड मार्केट स्पेकुलेशन पर्पस के लिए होती है
और फॉरवर्ड मार्केट में जो रेट प्रिवेल करता है उसको फॉरवर्ड रेट कहा जाता है। फॉरवर्ड मार्केट में जो रेट प्रिवेल करता है उसको फॉरवर्ड रेट कहा जाता है। सर ये एग्जांपल आपने हमें लास्ट क्लास में बताया था। हाँ बेटे, मैंने उसको रिवाइज करा दिया, अब मैं उसके बारे में आपको लिखवा देता हूँ। द मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज which deals with the purchase and sale of foreign exchange which are contracted today but are implemented in future is called फ्यूचर मार्केट। बेटे जिसका कॉन्ट्रैक्ट तो अभी होता है प्रेजेंट में, लेकिन उसको इंप्लीमेंट किया जाता है फ्यूचर के अंदर। बेटे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है टुडे प्रेजेंट में, लेकिन बेटे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है फ्यूचर। The market of foreign exchange which deals with the purchase and sale of foreign exchange which are contracted today but are implemented in future is called future market. इसको कहते हैं बेटे फॉरवर्ड मार्केट। और आपको हमेशा याद रखना है बेटे, आप कभी नहीं भूलेंगे, फॉरवर्ड मार्केट में जो रेट चलता है उसको फॉरवर्ड रेट कहा जाता है। उसको बेटे फॉरवर्ड रेट कहा जाता है। और जो स्पॉट मार्केट में रेट चलता है बेटे उसको स्पॉट रेट कहते हैं। उसको बेटे स्पॉट रेट कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, आपसे एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है बेटे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मैं आता हूं बेटे, जिसको कहा गया फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसको कहा गया बेटे फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 3 फंक्शन होते हैं बेटे। पहला फंक्शन होता है ट्रांसफरिंग फंक्शन, या इसको ऐसे लिख दो बेटे ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बेटे पहला फंक्शन होता है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन में क्या होता है बेटे, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। ये फंक्शन प्रोवाइड करता है उस फैसिलिटी को जहां पे बेटे आप एक कंट्री से फंड्स दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर देते हैं। आप इंडिया से फंड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में बेटे ट्रांसफर कर देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको फंक्शन प्रोवाइड करता है।
मान लो बेटे आप इंडिया में हैं, आप यूएसए से एक मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं, बेटा आप एक मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इंडिया से पेमेंट जानी है यूएसए। मान लो बेटे मैं आपके आसानी के लिए $1 ही मान लेता हूं कि वो मशीन बेटा $1 की। तो अब इंडिया से ये फंड ट्रांसफर होने बेटे यूएसए। मान लो इंडिया में एक कंपनी है जिसने ये इंपोर्ट की है और यूएसए की एक कंपनी है जिसने ये एक्सपोर्ट की। इंडिया में ये मशीन इंपोर्ट हुई है, इंडिया की एक कंपनी ने इसको इंपोर्ट किया और यूएस की एक कंपनी ने बेटे इसको एक्सपोर्ट किया। तो मशीनरी तो बेटे वहां से इंपोर्ट होके आ गई। अब इंडिया से फंड ट्रांसफर होने यूएसए, इंडिया से फंड ट्रांसफर होने यूएसए। तो बेटे ये जो $1 ट्रांसफर हुआ, ये जो फंड ट्रांसफर होना है $1 इंडिया से यूएसए, ये फंक्शन आपको कौन परफॉर्म करके देगा बेटे? ये फंक्शन आपको परफॉर्म करके देगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन हमें बेटे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो हमारी परचेजिंग पावर को दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर देता है, हमारे फंड्स को दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर देता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फंड्स को ट्रांसफर कर देना ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। मैं इसको आसान लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं। This function provides the facility of transferring funds from one country to another country, or it can be said that it helps in transferring purchasing power among different countries. This function provides the facility of transferring funds from one country to another country, or it can be said that it helps in transferring purchasing power among different countries. बेटे वो आपकी परचेजिंग पावर को दूसरी कंट्रीज में ट्रांसफर कर देगा, आपके फंड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर देगा। बेटे ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पहला फंक्शन है जिसको कहा गया है ट्रांसफर फंक्शन। बेटे पॉइंट नंबर 2, इसको कहते हैं क्रेडिट फंक्शन। बेटे इसको कहते हैं क्रेडिट फंक्शन। आप पहले समझ लेंगे मेरे एग्जांपल को और उसके बाद आप लिखेंगे। मैं आपको पहले समझा देता हूं। बेटे वही हमारा पुराना एग्जांपल, इंडिया में
रामलाल है बेटे, यूएस से मशीन इंपोर्ट कर रहा है। मशीन इंपोर्ट कर रहा है बेटे यूएस से। मान लो बेटे यूएस के अंदर मोहनलाल, बेटे वो तो एक्सपोर्ट कर रहा हो, हम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बेटे इंडिया से पेमेंट जानी है यूएस से। मान लो बेटे $10 की पेमेंट है। मान लो बेटे $10 की पेमेंट है। अभी लेकिन रामलाल मोहनलाल को कहता है, रामलाल मोहनलाल को कहता है कि बेटे वो अभी पेमेंट नहीं कर पाएगा, वो ये पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स कर पाएगा। वो कहता है मैं आपको ये डॉलर्स 3 महीने के बाद दे सकता हूँ। भैया मोहनलाल ऐसे कैसे मान जाएगा, 3 महीने के बाद कैसे हुई पेमेंट? अभी मशीन आप ले रहे हैं तो आपको पेमेंट तो करनी है। लेकिन बेटे रामलाल कह रहे हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको ये 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। मतलब रामलाल वॉन्ट्स टू मेक पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स। सर अब क्या होगा? बेटे कुछ नहीं, अब क्या होगा, मोहनलाल बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा बेटे। मोहनलाल बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा और इस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर रामलाल साइन कर देगा। रामलाल साइन करेगा कि मैं 3 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। लेकिन सर यहाँ पर विटनेस किसकी होगी बेटे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। वो जिसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन कर रहा होगा, जिस बैंक के थ्रू ये ट्रांजेक्शन हो रही होगी, बेटे वो बैंक यहाँ पर अपनी विटनेस देगा रामलाल के लिए। अगर रामलाल का बैंक जिसके थ्रू ये फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग हो रही थी, रामलाल का बैंक यहाँ पर बेटे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का रोल प्ले कर रहा होगा, तो वो उसके इस क्रेडिट फंक्शन के लिए यहाँ पर विटनेस करेगा। वो यहाँ विटनेस दे देगा कि अगर रामलाल पेमेंट नहीं कर पाएगा तो वो रामलाल के अगेंस्ट पेमेंट करेगा। लेकिन अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, अभी हमें सिर्फ क्रेडिट फंक्शन की बात करनी है, जो मैंने आपको बताया कि अगर अभी पेमेंट नहीं है तो बेटे वो 3 महीने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करेगा और 3 महीने का क्रेडिट अलाउड हो जाएगा मार्केट के अंदर। उसके विटनेस रामलाल का बैंक करेगा इंडिया में यूएसए को, यूएसए में मोहनलाल के बैंक को, और बेटे मशीनरी इंडिया में इंपोर्ट हो जाएगी और रामलाल 3 महीने के बाद बेटा पेमेंट करेगा। तो 3 महीने के लिए क्रेडिट फंक्शन आपको परफॉर्म करवाया और ये परफॉर्मेंस हुई, ये क्रेडिट फंक्शन परफॉर्म हुआ ओनली बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फंक्शन। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने आपको क्रेडिट फंक्शन परफॉर्म करवा दिया। हम इसको लिखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दिस फंक्शन helps in providing credit facility in foreign trades. For example, if an Indian importer if an Indian importer wants to make payment after 3 months
then he can accept a bill of exchange for the same. Here, bill of exchange used is a credit instrument. हम लोग बेटे अकाउंट्स में पढ़कर भी आए थे कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब रामलाल ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन कर दिया बेटे, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट में अब जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है बेटे वो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है कि 3 महीने के बाद रामलाल मोहनलाल को पेमेंट कर देगा। This function helps in providing credit facility in foreign trades. For example, if an Indian importer wants to make payment after 3 months, then he can accept a bill of exchange for the same. Here, bill of exchange used is a credit function. यहाँ पे जो bill of exchange use हो रहा है बेटे, वो हमारे लिए credit instrument है। उसको हम लोग यहाँ पर बेटे as a credit instrument use करेंगे। Sir, next point. Point number 3. सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, नोट नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जिसको हम लोग कहते हैं बेटे हेजिंग फंक्शन। बेटे हेजिंग फंक्शन क्यों होता है पहले समझ लो मेरी बात, ध्यान से देखो। बेटे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो ये फॉरवर्ड मार्केट होती है जो स्पेकुलेशन के लिए बने ही, जहां पे स्पेकुलेशन ज्यादा होता है, आप ध्यान से देखो बेटे यहाँ पे ना इक्वल चांस है रामलाल के भी और मोहनलाल के भी कि किसी को भी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है बेटे। 50-50% चांस है। अगर डॉलर का रेट ज्यादा हो गया तो रामलाल को लॉस हो जाएगा, अगर डॉलर का रेट कम हो गया तो रामलाल को प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे बेटे मोहनलाल के लिए है, अगर डॉलर का रेट ज्यादा हो गया तो मोहनलाल के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, डॉलर का रेट कम हो गया तो मोहनलाल के लिए लॉस हो जाएगा। यानी दोनों के लिए बेटे 50% चांस है कि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किसी ना किसी एक को तो लॉस होगा। बेटे ये जो लॉस होता है ना फॉरवर्ड मार्केट के अंदर, तो जितने भी ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में काम करने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, बायर सेलर्स हैं, बेटे ये इस लॉस से बचने के लिए, ये इस लॉस को कम करने के लिए, इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हेजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपको 12वीं क्लास में ये नहीं पढ़ा सकता कि बेटे हेजिंग फंक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है, लेकिन बस आपको 1 नंबर के लिए इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो फॉरवर्ड मार्केट होती है वहां स्पेकुलेशन की वजह से इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को लॉस हो सकता है। तो बेटे वो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हेजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी हेजिंग फंक्शन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होने वाले लॉस को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो लॉस आपको होता है उस लॉस से बचने के लिए, उस लॉस को कम करने के लिए हम लोग हेजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है बेटे, बस आपको इतनी सी बात यहाँ पता हो, हम इसको लिखते हैं।
hedging is a risk management strategy used in limiting or offsetting probability of loss from fluctuations in the prices in the prices of foreign exchange। या आप ऐसे लिख लो इन द प्राइसेस ऑफ foreign currency। It is generally adopted by importer, exporters to reduce the risk of loss of foreign exchange। Hedging is a risk management strategy used in limiting or offsetting probability of loss from fluctuations in the prices of foreign currency। It is generally adopted by importers and exporters to reduce the risk of loss of foreign exchange। बेटे मैं बार बार यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ रिड्यूस, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि बेटे हेजिंग से 100% लॉस रिकवर हो जाता है, वो कुछ हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो जो फ्लक्चुएशंस होती हैं बेटे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उन फ्लक्चुएशंस की वजह से इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को जो लॉस होता है बेटे, उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, उस लॉस को ऑफसेटिंग करने के लिए बेटे, उसको ऑफसेटिंग करने के लिए, उस लॉस को लिमिटेड करने के लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है बेटे, उसको हेजिंग फंक्शन कहा जाता है। उसको हेजिंग फंक्शन कहा जाता है। बेटे ये मीटिंग एंड हो रही है, आप लोग जल्दी से दूसरी मीटिंग ज्वाइन करें। बेटे आगे चल रहे हैं हम लोग। बेटे आगे वाले चैप्टर के अंदर, अब आगे जो जितना भी चैप्टर हमारे रह गया ये वाला, उसके लिए मैं आप लोगों को एक आसान सी बात बता रहा हूं बेटे। आप लोग ना उसको ऐसे समझेंगे, मैं जहां जहां पर फॉरेन एक्सचेंज वर्ड आएगा बेटे आप उसको डॉलर मान लो, आप फॉरेन एक्सचेंज को एज्यूम कर लो डॉलर, आपके लिए आसानी होगी। आप बेटे इसको डॉलर एज्यूम कर लो। जो फॉरेन एक्सचेंज है आप उसको बेटे डॉलर मान लो। तो जहां जहां मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात करूंगा वहां पे आप उस वर्ड को डॉलर मान लेना, ठीक है। चलो अब आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनते रहेंगे। बेटे हमारी कंट्री
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस में है, गुड्स का एक्सपोर्ट होना, गुड्स का इंपोर्ट होना, सर्विसेज का एक्सपोर्ट होना, सर्विसेज का इंपोर्ट होना। यानी मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी, मैं दोबारा भी लिखता हूं बेटे। विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स, इनविजिबल आइटम्स मतलब सर्विसेज। विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स, इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज। अब बेटे क्या है कि हम लोग कभी तो डॉलर की डिमांड करते हैं और कभी हम लोग डॉलर की सप्लाई करते हैं। कभी तो हम लोग डॉलर की डिमांड करते हैं और कभी हम लोग डॉलर की सप्लाई करते हैं। और हम ये बात पहले आपको बहुत अच्छे से समझा कर आए हैं कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं। मैंने एक ग्राफ आपको पहले समझाया भी था। ये डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जहां पे इंटरसेक्शन आया ये इक्विलिब्रियम आया और यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गया। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गया। ठीक है बेटा। अब हमें पहले ये समझना है कि हम डॉलर की डिमांड क्यों करते हैं। भाई आप इंडिया में रहते हो और इंडिया में रहते रहते आप डॉलर की डिमांड कर रहे हो, ऐसा क्यों? आप भाई डॉलर क्यों मांगते हो? आप डिमांड फॉर डॉलर क्यों करते हो? ये डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्यों हो रहा है बेटे? तो मैंने आपको अभी क्या बोला कि जहां मैं फॉरेन एक्सचेंज वर्ड लूंगा आप उसको डॉलर मान लो, एक बार आपको इजिली होगा, बहुत आसान तरीके से आपको बात समझ में आ जाएगी। तो बेटे अगर मैं आपसे कहूं कि हम लोग डॉलर की डिमांड क्यों करते हैं, मैं यहां लिखता हूं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हमारे पास से डॉलर जाएगा इसलिए आउटफ्लो लिखा, और ये फॉरेन एक्सचेंज है ना, तो बेटे देखो मैंने आपके लिए यहां पर डॉलर लिख दिया, डिमांड फॉर डॉलर। सर हम लोग डॉलर की डिमांड क्यों कर रहे हैं, उसके आप कारण हमें बता सकते हैं? हाँ बेटे मैं उन्हीं कारणों के ऊपर आ रहा हूं, उन्हीं कारणों के ऊपर आ रहा हूं कि हम डिमांड क्यों करते हैं। सर आप डिमांड की जगह कोई और वर्ड भी यूज हो सकता है कि यहाँ पर? हो सकता है बेटे, जिसको कहा जाता है सोर्सेस। सोर्सेस फॉर डॉलर या सोर्सेस फॉर फॉरेन एक्सचेंज। बेटे पहला कारण, मैं पहले कारण की बात करता हूं। आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज from foreign countries. Import of goods and services from foreign countries. आप बेटे जब बाहर से गुड्स इंपोर्ट करेंगे, सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे,
तो आपको पेमेंट तो डॉलर में ही करनी है ना। तो जब आप पेमेंट डॉलर में करोगे तो आप बेटे यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ पर बैंक से, सेंट्रल बैंक से क्या मांगोगे, डॉलर मांगोगे, यानी आप डिमांड कर रहे हो। ओके सर, देखो बेटे मैं इसको लिखवाता हूँ आपको आसान लैंग्वेज में। व्हेन इंडियन पीपल import goods and services from foreign countries, when Indian people import goods and services from foreign countries, there is a need to pay for the imports in foreign currencies. It creates demand for foreign exchange. ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आई। पॉइंट नंबर 2 भी आप हमें समझाएं। हाँ बेटे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको चारों पॉइंट समझा रहा हूँ, आप बस ध्यान से सुनते रहें। आप बेटे कोई एसेट परचेज कर रहे हैं फॉरेन कंट्री, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। बेटे आप फॉरेन कंट्रीज में एसेट्स परचेज कर रहे हैं। सर एसेट्स जैसे बेटे लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, तो आप डिमांड करोगे बेटा वहां पेमेंट करने के लिए। ओके सर, इफ इंडियन if Indians want to purchase assets such as land, buildings, factories, share, bonds, debentures, etc. in foreign countries, it creates demand for foreign exchange। ठीक है सर, हमें ये वाली पॉइंट भी समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, आप गिफ्ट सेंड करते हो बाहर, सेंडिंग
gifts abroad. If anybody wants to send gifts abroad, it also requires foreign exchange. ठीक है सर. नेक्स्ट पॉइंट बेटे, आप फॉरेन करेंसी के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, फॉरेन करेंसी के अंदर स्पेकुलेशन करना चाहते हैं. बेटे आप स्पेकुलेशन के पर्पस से डिमांड कर रहे हैं डॉलर की. स्पेकुलेशन ऑन द वैल्यू of foreign currencies also creates demand for foreign exchange. Next point. मैं बेटे यहाँ पे ना अदर पेमेंट्स ले आऊंगा और वहां सब कुछ मिक्स कर दूंगा बेटे. जैसे ट्रेवलिंग, फॉरेन ट्रेवलिंग के लिए हो गया बेटे, आपने मेडिकल के लिए आप बाहर चले गए, स्टूडेंट्स बाहर चले गए, स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं उसको अदर पेमेंट्स में ले आता हूँ बेटे. अदर पेमेंट्स involved in international transactions like expenditure on embassies and other organizations, foreign traveling, remittances to their families, by foreigners working in India, expenditure by Indian students studying in foreign countries. Etc. कि बेटे हम लोग अदर पेमेंट्स में सारी चीजें ले आए हैं. आप एम्बेसीज के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो, अदर ऑर्गेनाइजेशंस पे कर रहे हो, फॉरेन ट्रेवलिंग कर रहे हो. जो फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं बेटे, अपनी फैमिली को रेमिटेंस कर रहे हैं, तो डॉलर चाहिए उनको.
इंडियन स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहा है बेटे, उसके लिए चाहिए। आप यहाँ पे ना मेडिकल पर्पस भी लिख लें, मेडिकल पर्पस। एक सेकंड। तो ये हमारे पास डॉलर की डिमांड के कारण है बेटे, ये डॉलर की डिमांड के कारण है हमारे पास, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ये बेटे सोर्सेज है हमारे पास। Import of goods and services from foreign countries, purchase of assets in foreign countries, sending gifts abroad, speculation on the value of foreign currencies also creates demand for foreign exchange, other payments, ये सारे कारण है बेटे। और मेरे बच्चों को ये बात अच्छे से पता है, 2 मिनट लगेंगे, आप बात को समझे कि बेटे अगर $1 ₹60 का है और अगर डॉलर बेटे सस्ता हो जाएगा, मान लो 55 का हो गया, जैसे ही मार्केट में डॉलर सस्ता होगा ना बेटे, मार्केट में उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये बच्चे आप बचपन में, अपने बचपन में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़कर आए होंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड में। तो जब बेटे मार्केट के अंदर प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है, और जब मार्केट में प्राइस ज्यादा होता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर बेटे $1 ₹70 का हो गया, यानी उसका प्राइस इंक्रीज कर रहा है, वो महंगा हो रहा है, तो बेटे उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी।